अभी मेरी हाथ की उंगली पर कट लग जाए, और हाथ की उंगली छोड़ो, शरीर के किसी भी हिस्से पर कट लग जाए, गर्दन में, सर पे, मुंह पे, कहीं भी कट लग जाए, क्या होगा? जाहिर सी बात है, खून आने लग जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो खून बहना बंद भी हो जाएगा। हाँ, अगर इंजरी कुछ ज़्यादा ना हो, बहुत बड़ा कट ना हो, सीवियर इंजरी ना हो। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि अपने आप खून बहना बंद हो गया? आखिर किसने मेरे शरीर को बताया है कि कहाँ पर मेरे को चोट लगी है और वहां पर खून की सप्लाई बंद करनी है? और आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है जो डैमेज हुई ब्लड वेसल्स की खून सप्लाई को अचानक बंद कर देता है ताकि उसे रिपेयर करा जा सके? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये जो भी चीज होती है ना, ये बिना हमारी मर्जी के होती है, बिना किसी दवा को लिए बिना होती है, या फिर बिना किसी मेडिकल मशीन के यूज किए बिना होती है। ये सब अपने आप होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सब हमारे शरीर के एक ऐसे सेफ्टी सिस्टम की वजह से होता है जिसका नाम है ब्लड क्लॉट, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है और जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो ब्लड क्लॉट की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि इसके क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से ये टोटली वर्क करता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लगती है मेरी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लड क्लॉट की जानकारी की शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक सवाल से, आखिर ब्लड क्लॉट है क्या? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली जो हमारा ब्लड होता है वो एक लिक्विड होता है जो लगातार हमारी ब्लड वेसल्स की वजह से शरीर के अंदर बहता रहता है। लेकिन जब किसी ब्लड वेसल्स को चोट पहुंचती है या फिर वो डैमेज होती है तो शरीर उसी जगह पर खून का एक छोटा सा जेली जैसा जमाव बना देता है, जिसे ही कहा जाता है ब्लड क्लॉट, और हिंदी में बोले तो खून का थक्का। आपने बहुत सारे पेशेंट्स के मुंह से सुना होगा कि हमारे तो शरीर में खून का थक्का जम गया। अब ये जो ब्लड क्लॉट है, इसका शरीर में क्या काम होता है? देखिए, ब्लड क्लॉट का जो काम होता है ना, वो ये है कि टूटी हुई जो ब्लड वेसल्स या फिर डैमेज हुई ब्लड वेसल्स को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, ताकि खून का जो बहाव चलता रहता है ना, उसको रोका जा सके उस सर्टेन एरिया से, और शरीर उस हिस्से को जहां पर ब्लड वेसल्स खराब हो गई है उसको आसानी से रिपेयर कर सके और पहले की तरह तैयार कर सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो ये ब्लड क्लॉट होता है ना, ये हमारे शरीर का बिल्कुल नॉर्मल और लाइफ सेविंग प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि ये ब्लड क्लॉट जो होता है ये आखिर बनता कैसे है। तो इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे ही सबसे पहले ब्लड वेसल्स को चोट पहुंचती है या डैमेज होती है ना, तो वो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को वेसो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि घायल जगह पर पहुंचने वाले ब्लड की मात्रा को कुछ देर के लिए कम किया जा सके, जिससे शरीर को अगला स्टेप शुरू करने का टाइम मिल जाता है। इस प्रोसेस के बाद मैदान में आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पूरी सेल्स नहीं होती, बल्कि ये बड़े सेल से बने छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। नॉर्मली तो ये ब्लड के साथ बहती रहती है, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल्स की अंदरूनी सतह चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होती है तो प्लेटलेट्स उस जगह से चिपकना शुरू हो जाती है। फिर वो अपने आसपास मौजूद दूसरी प्लेटलेट्स को भी केमिकल सिग्नल भेजती है। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर उसी जगह पर एक छोटा सा प्लेटलेट प्लग बना देती है, जिसकी वजह से खून का बहना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अभी भी ये जो प्लग होता है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता कि ब्लड के प्रेशर को लंबे टाइम तक रोक के रख सके, जिसकी वजह से शुरू होता है एक और इम्पोर्टेंट स्टेप। देखिए, हमारे ब्लड में पहले से ही कई स्पेशल प्रोटीन मौजूद होते हैं जिन्हें क्लोटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। चोट लगने के बाद ये एक एक करके एक्टिव होने लगते हैं, जिसे कि चेन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक क्लोटिंग फैक्टर अगले क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिव करता है। इस पूरी प्रोसेस के एंड में एक फाइब्रिन नाम का प्रोटीन बनता है। फाइब्रिन को आप एक मकड़ी के जाले जैसी बहुत पतली लेकिन बहुत मजबूत डोरियों की तरह समझ सकते हैं। ये डोरियां प्लेटलेट प्लग के चारों तरफ फैल जाती है और एक मजबूत मेश बना देती है। इस मेश में रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और ब्लड के कंपोनेंट फंस जाते हैं। ये फाइब्रिन मेश पूरे ब्लड क्लॉट को मजबूती प्रदान करता है और इस स्टेज पर आकर खून का बहना पूरी तरीके से रुक जाता है। लेकिन शरीर का जो काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक तो बस खून बहना रुका है। अब यहाँ से शुरू होती है ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग। नए स्किन सेल्स बनने लगते हैं। ब्लड वेसल्स की जो
हिस्सा डैमेज हुआ है ना, उसकी अंदर की परत धीरे धीरे रिपेयर होने लगती है। इस बीच घाव बढ़ने की पूरी प्रोसेस निरंतर चलती रहती है और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद शरीर को लगता है कि अब घाव पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में ब्लड क्लॉट की जरूरत खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर शरीर एक और प्रोसेस शुरू कर देता है जिसे फाइब्रिनोलिसिस कहा जाता है। इस दौरान प्लास्मिन नाम का एक एंजाइम धीरे धीरे फाइब्रिन के पूरे मेश को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे फाइब्रिन टूटता जाता है वैसे वैसे ब्लड क्लॉट भी घुलने लग जाता है और एंड में ब्लड क्लॉट पूरी तरीके से हट जाता है और ब्लड फिर से निरंतर रूप से नॉर्मल तरीके से बहना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर केवल नया ब्लड बनाना ही नहीं जानता बल्कि सही टाइम आने पर उसे प्रोटेक्ट करना भी जानता है और ब्लड क्लॉट को सुरक्षित तरीके से हटाना भी जानता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जानना ये जरूरी है कि जब चोट लगती है तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट बनना तो जरूरी होता है, लेकिन जब ब्लड क्लॉट बिना किसी चोट के हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स के उस हिस्से में बन जाए जो हमारे हार्ट या ब्रेन तक ब्लड पहुंचा रही हो, तो ऐसे में ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकता है और ऐसी जो स्थिति होती है ना, वो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। इसीलिए एक चीज क्लियर हो जाती है कि ब्लड क्लॉट ना तो अच्छा होता है ना फिर बुरा होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये कब, कहां और क्यों बन रहा है। तो दोस्तों देखा ना आपने, ये थी हमारे शरीर की एक और बहुत ही शानदार प्रोसेस ब्लड क्लॉट, जिसकी मैंने सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आसान भाषा में देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपकी हेल्थ नॉलेज थोड़ी बहुत बूस्ट हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जरूर जाना। धन्यवाद।